अब तक मैं तेरे को पढ़ाऊँगा एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होगा, एडेप्टिव रेडिएशन बोल दो या फिर जियोग्राफिकल एविडेंस बोल दें, जियो भौगोलिक। कहने का मतलब ये है कि एडेप्टिव रेडिएशन वो रेडिएशन होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप है ना, वहाँ से कोई ना आ सकता ना जा सकता, या फिर समुद्र के बीच में कोई क्या मिल जाए, एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं पहले से, है ना। मान लो कि एक बिंदु से प्रारंभ होगा पहली बात तो एडेप्टिव रेडिएशन, और यहाँ पे मान लो कि ये समुद्र के अंदर एक जगह है जहाँ से बहुत सारी चिड़िया वगैरह रह रही, तो क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर जाएगी क्योंकि यहाँ का भोजन एक दिन न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, यानी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होना, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखे थे, एक तो था डार्विन की जो फिंचिस थी, तो वो क्या था, एक आइसलैंड था, है ना, समुद्र का एक तट था, जैसे ये हो गैलापागोस, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियन शीर्ष स्तनधारी प्राणी वगैरह थे, है ना, क्योंकि वहाँ से चले तो गए थे लेकिन वहाँ से वापस नहीं। अब प्लेसेंटर मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो स्तनधारी होते हैं प्लेसेंटा, जिनके अंदर प्लेसेंटा होती है ना। अब देख क्या होगा, यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा कि जैसे कि ये एक आइसोलेटेड क्षेत्र, आइसोलेटेड क्षेत्र मतलब ये बिल्कुल सबसे अलग थलग क्या है, एक स्थान है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप बहुत सारे आदमी आकर रहने लगे, या फिर जीव जंतु कुछ भी हो सकता है रहने लगे यहाँ से आकर, तो क्या रेटेड जियोग्राफिकल एरिया था, है ना। तो इस क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर एक से अधिक अनुकूलन विकरण, यानी बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रजाति के आदमी आकर रहने लगे, तो इसी को बोल रहे हैं क्या, एडेप्टिव रेडिएशन बोल रहे हैं इसको, है ना। तो ये क्या होगा, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ है, अभिसारी का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो इसका जो चौथा जो वो था, जो रासायनिक प्रमाण कैसे होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनकी प्रोटीन, जीन्स, अन्य जो भी कुछ होता है मेटाबॉलिक, सभी से भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एक समान होते हैं, है ना, एक जैसे होते हैं। फिर पांचवा एविडेंस था भ्रूणीय प्रमाण। तो भ्रूणीय प्रमाण को किसने कहा था, अर्नेस्ट हैगन्ना। इसने कहा कि जितने भी केसुरक्यों जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जंतु मानव सहित, कि भ्रूण जो भ्रूण होता है, भ्रूण में सर के पीछे अवशेषी गलफेफड़े, ठीक है, की श्रृंखला विकसित एक समान होती है। उसने कहा कि जितने भी केसुरक्यों होते हैं उनकी जो भ्रूणीय अवस्था में जो सर के पीछे जो गलफड़े होते हैं एक जैसे एक ही पैटर्न में बनते हैं ना, लेकिन पर फेफड़े केवल किसमें पाया जाता है, मछलियों के अंदर ही पाया जाता है ना। इस बात को उसने क्या कहा, एक उन्हें साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, वॉन अर्नेस्ट बॉर्न बेयर। उसने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होता। उसने क्या देखा, उसने कहा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता, है ना। अब एक यहाँ से जो छठा एविडेंस था वो था क्या, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। देखो एक क्या, इंडस्ट्रियलाइज मैनलिज्म था, है ना, औद्योगिक वर्णकता। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, सन 1950, 1850 और 1920। तो 1850 में क्या था, बिल्कुल ही कोई फैक्ट्री कुछ नहीं थी वहाँ से। तो क्या होगा, उस टाइम बिल्कुल वातावरण क्या था, बिल्कुल शुद्ध था, बिल्कुल साफ था वातावरण। तो वहाँ पे क्या आते हैं, सफ़ेद पंखे क्या आते हैं, रहने वाले बिस्टन बिटुलेरिया थी, सफ़ेद कलर की, है ना। लाइकेन भी क्या था, पेड़ के ऊपर लाइकेन किस चीज़ के लगे होते, सफ़ेद लाइकेन थे, है ना। और वहाँ पे थे गहरे रंग के पंख वाले बिस्टन बार्बिनेरिया, है ना, कार्बिनेरिया था, ठीक है। तो ये सफ़ेद वाले थे क्या होंगे, उस पेड़ के ऊपर छिप गए थे मतलब, लेकिन ब्लैक वाले क्या, ये जो गहरे रंग के थे वो क्या है, वे छिप नहीं पाए थे। तो ज़्यादा संख्या किसकी, सफ़ेद वाले की। तो और ये जो ब्लैक कलर के थे उनको प्रीडेटर ना खा लिया था। प्रीडेटर होते हैं जो खाने वाले होते हैं ना। 1920 आया, वातावरण कैसा हो गया, वातावरण प्रदूषित हो गया। तो लाइकेन क्या हो गया, लाइकेन भी कैसे बदल गया, वे भी गहरे कलर के होंगे। तो यहाँ से कौन मतलब कौन रहेगा अब ये था ना, जो बिस्टन कार्बिनेरिया, जो कार्बिनेरिया थे वे छिप जाएंगे, पेड़ के ऊपर चिपक जाएंगे और छिप जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे अब ज़्यादा कौन होंगे, अब गहरे रंग के थे, और जो सफ़ेद कलर के हमने खा लिए थे। तो इसी पर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं ना।